मेरा नाम सलीना है। मैं गांव की रहने वाली एक सीधी सादी और मासूम सी लड़की हूँ। मैं अपने चाचा चाची के घर में रहती थी। मेरे अपने माँ बाप तो मुझे इन लोगों के हवाले करके चले गए थे। मैं बहुत खूबसूरत थी, मेरे अंदर कोई कमी नहीं थी। मैं इतनी खूबसूरत थी कि लोग देखते ही मेरी तारीफ किया करते थे। ऊपर वाले ने मुझे बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन बदकिस्मती से मैं अंधी थी। मेरी आंखों की रोशनी नहीं थी। मैं इस हसीन दुनिया को नहीं देख सकती थी। ऐसा नहीं था मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, वो लोग जिंदा थे। पर कहते हैं ना कि पति पत्नी को अपने लड़ाई झगड़े तब तक ही कायम रखने चाहिए जब तक उनके पास औलाद न हो। जब औलाद हो जाती है तो माँ बाप अपने लिए नहीं बल्कि अपनी उस औलाद के लिए सब कुछ बर्दाश्त करते हैं और औलाद की खातिर ही एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके ज़िंदगी गुजारते हैं। मेरे माँ बाप की जब से शादी हुई थी वो दोनों आपस में झगड़ा करते रहते थे। अब्बा कभी अम्मा को छोटी छोटी गलती पर डांट लगाते तो अम्मा उनसे खूब मुज़ोरी करती थी। ना तो अब्बा खामोश होते और ना ही अम्मा खामोश होती थी, और इन लोगों के झगड़ों के बीच मेरा बचपन ख़त्म हुआ जा रहा था। उन लोगों को अपने झगड़े से फुर्सत ही नहीं मिलती थी जो वो लोग मेरी परवरिश पर ध्यान देते। उन दिनों मैं 10 साल की थी। अम्मा अब्बा की मर्जी के खिलाफ बाजार चली गई। जब अब्बा काम से वापस आए तो उन्होंने मुझे घर में अकेला देखा। ये देखकर उनका खून खौल उठा। उन्होंने कहा, आने दे आज तेरी माँ को, आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। इसे शर्म नहीं आती अपनी अंधी बेटी को अकेले घर में छोड़कर जाते हुए। अम्मा जब घर पर आई तो अब्बा ने अम्मा को डांटना शुरू कर दिया। दोनों में बहुत बहस हुई। उस दिन तो झगड़ा इतनी हद तक बढ़ गया था कि अम्मा अब्बा ने एक दूसरे पर हाथ तक उठा लिया था। मेरे अब्बा गुस्से में लड़ झगड़कर घर छोड़कर चले गए। उधर अब्बा के जाने के बाद अम्मा ने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने अम्मा से कहा, मुझे क्यों मार रही हो? इसमें मेरी क्या गलती है? मुझ जैसी अंधी की भला क्या गलती हो सकती है? अम्मा कहने लगी, आज झगड़ा तेरी वजह से हुआ है। तेरी सबसे बड़ी गलती तो यही है कि तू अंधी है। जब से तू पैदा हुई है तेरा बाप मेरे पीछे पड़ा रहता है कि इसका ध्यान रखा कर। देखा, आज तुझे भी छोड़कर चला गया और मुझसे कहता है कि इसका ध्यान रख, इसे अकेला मत छोड़। आखिर मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती, कहीं नहीं जा सकती। अब तो जंदी को हर वक्त अपने साथ लटका कर तो नहीं रख सकती ना। तेरा बाप तो गया, मैं तुझे अपने साथ नहीं रखूंगी। गांव में तेरे चाचा चाची रहते हैं, तुझे उनके घर भेज दूंगी। आखिर तो मेरी ही सब कुछ थोड़ी है, अपने बाप के रिश्तेदारों की भी तो कुछ लगती है। मैं आज़ादी की ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। मुझे पता है तेरा बाप अब कभी नहीं आएगा, और आ भी गया तो अब की बार मैं उसे छोड़ दूंगी। बस बहुत कर ली मैंने तेरी परवरिश, अब तू जा यहाँ से। अगर तू चाहे तो अपने बाप के साथ रह लेना। जब वो आएगा तो मैं उसे बता दूंगी तू गाँव में है, वो खुद तुझे लेने के लिए आ जाएगा। मैंने अपनी अम्मा से बहुत मिन्नतें की कि मुझे गाँव चाचा के घर मत भेजो, लेकिन वो ज़बरदस्ती मुझे चाचा के घर ले गई। इस तरह से मेरे अब्बा और अम्मा ने मेरे बचपन में भी अंधेरा कर दिया। गांव आने के बाद यहाँ चाचा को अम्मा ने बताया कि मैं इसे कुछ दिनों के लिए छोड़कर जा रही हूँ। कुछ दिनों बाद तुम्हारा भाई आएगा और इसे लेकर चला जाएगा। चाचा चाची को लगा कि मैं उनके घर कुछ दिनों की मेहमान हूँ, लेकिन ना तो कभी मेरे अब्बा मुझे लेने के लिए आए और ना कभी अम्मा ने मुझे अपने पास बुलाया। जब कभी चाची चाचा से मुझे घर भेजने को कहती और चाचा मेरी अम्मा को फ़ोन लगाते तो मेरी अम्मा मेरे लिए उनको 20,000 रुपये हर महीने भिजवा देती। इस तरह से वो लोग खामोश हो जाते और मुझे अपने घर से भेजने को इनकार कर देते। मैं बहुत परेशान हो गई थी। यहाँ चाची ने सिर्फ मुझे पैसों की खातिर अपने घर में जगह दी हुई थी, वरना वो और उनकी बेटियां मुझसे बहुत जलती थी, और मेरी खूबसूरती से भी। उनकी बेटियां मामूली सी शक्ल की थी। मेरी उम्र 23 साल हो चुकी थी। कभी कभी मैं अपने बारे में सोचते हुए ये सवाल करती हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे ये हुस्न किस लिए दिया है? क्या दर दर की ठोकरें खाने के लिए, या फिर अपनी चचेरी बहनों की उतरन पहनने के लिए? मेरे चाचा की बेटियां मुझसे उम्र में 2 या 3 साल छोटी थीं। वो मुझे अपने घर में सिर्फ इसीलिए बर्दाश्त करती थी कि उनके घर में मेरी माँ हर महीने 20,000 रुपये भिजवा देती है। ये लोग मुझ पर बहुत रोब डालती थी, हमेशा मुझे अंधी अंधी कहकर चिढ़ाती रहती थी। मेरी चाची अपनी बेटियों से कहती, देखो सलीना अंधी होने के बावजूद भी कितनी खूबसूरत है, और तुम लोग सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद भी उसके जितने खूबसूरत क्यों नहीं हो, और इसी वजह से तुम लोगों के रिश्ते भी नहीं हो पा रहे। एक दिन मेरी चाची की बेटी ने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी क्यों ना आप इस सलीना की शादी कर दो। मेरी चाची अपनी बेटी से कहने लगी, पागल हो गई है क्या?
हर महीने जो 20,000 रुपए की रकम आती है फिर वो आना बंद हो जाएगी, और फिर इस अंधी से शादी भी कौन करेगा। जैसा भी हो 20,000 रुपए के लिए इस अंधी को हमें अपने घर में बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। ये सुनकर वो खामोश हो गई। मेरी चाची का बेटा जो मुझसे 2 साल बड़ा था, वो मुझे बहुत पसंद किया करता था और वो रोज़ मेरे कमरे में देर रात तक मुझसे बातें करने बैठ जाता था और मुझे यकीन दिलाता था कि उसे मेरी बहुत फिक्र है। ये बात तो सच थी कि उसे मेरी बहुत फिक्र थी। चाचा की बेटियां तो मुझसे ज़्यादा बात तक नहीं करती थी। मैं सारा दिन घर में अकेली एक तरफ को ही बैठी रहती थी। वो मेरे पास आकर मुझसे बातें करता था, मेरा हालचाल पूछता था। मुझे यही सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। उसने मुझसे कई बार कहा था कि मैं तुम्हें इस घर से कभी जाने नहीं दूंगा। उसका कहना था कि वो मुझे पसंद करता है, मगर मुझे पता था कि वो मुझे पसंद करता है, लेकिन इस घर के बाकी कोई मेंबर मुझे पसंद नहीं करते। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि चाची अंधी लड़की को अपने घर की बहू बना ले। वो लोग मुझसे ढंग से बात नहीं किया करते थे, तो फिर अपने बेटे की शादी मेरे साथ कैसे करवा देते। मैं खामोशी से असद की बात सुनती रहती थी। मेरा दिल भी असद के लिए नहीं मानता था। वो अच्छा था, उसकी आदत बहुत अच्छी थी, मेरा ख्याल भी बहुत रखता था, मगर मैंने बचपन से लेकर अब तक की सारी जिंदगी इस घर में कैद रहकर गुजार दी थी। शुरू से ही मेरे दिल में ये ख्याल बैठा हुआ था कि इस घर और इस घर के लोगों से मुझे आज़ादी तभी मिल सकेगी जब मेरी शादी हो जाएगी। मुझे अपने चाचा चाची बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि वो लोग बहुत लालची थे। अब जबकि मैं यहाँ पर मजबूरी में और अपने माँ बाप की वजह से रह रही हूँ, अगर मेरी आंखों से मुझे दिखता होता तो मैं इस घर को छोड़कर न जाने कब की भाग जाती। लेकिन फिर मेरे दिल में ये भी ख्याल आता था कि मुझ जैसी अंधी लड़की को इस दुनिया में कोई एक्सेप्ट भी तो नहीं करेगा। मैंने असद के अंदर हज़ारों खूबियाँ होने के बावजूद भी उसको खुद से मोहब्बत करने के लिए रोका हुआ था। मैंने चाची के घर में अपनी ज़िंदगी के 11 साल गुजार दिए थे, मगर इस घर में कोई भी मेरा नहीं बन सका। इसलिए मैंने अब अपने हक का फैसला ऊपर वाले पर छोड़ दिया। मैं बस एक तरफ को बैठी रहती और रोती रहती थी। अब अंधी होने के बावजूद मैं कोई काम भी नहीं कर सकती थी। बस मैं महसूस करते हुए अपने हाथों से कुछ 1-2 काम कर लेती थी। अभी 2-3 दिन से मैं नोटिस कर रही थी कि मेरी चाची का बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा था। न जाने ऐसा क्यों था, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो मुझसे बहुत प्यार से बात करती थी। इस घर में मुझे कभी इतने सालों से ताज़ी खाना नहीं दिया गया और ना ही इन लोगों ने कभी अपने साथ बैठाकर मुझे खाना खिलाया। मुझे रूखा सूखा जो भी खाने को दे दिया करती थी, मैं खुशी खुशी खा लिया करती थी। मुझे अच्छी तरह से याद है, कुछ दिनों पहले मेरी चाची ने मुझे सड़ा हुआ खाना दे दिया था। अब तो मैं ये चीज़ देख भी नहीं सकती थी कि खाना सड़ा हुआ है या सही है। मैं खाना खाने जा ही रही थी। घर में मेहमान आए हुए थे। मेरी चाची की अम्मी आई हुई थी। उन्होंने अचानक मेरे हाथ से खाना छीन लिया और कहने लगी, बेटी तुम ये क्या खा रही हो? ये खाना तो खराब है और इसमें से बदबू भी आ रही है। मैंने कहा, मुझे क्या पता, ये खाना तो मुझे चाची ने दिया है, बदबू तो मुझे भी आ रही है, लेकिन मैंने सोचा बदबू शायद कहीं और से आ रही होगी। इस बात पर चाची की अम्मी ने चाची को बहुत डांटा। वो कहने लगी, इतना जुल्म मत किया करो बेचारी बच्ची पर। ये बेचारी अंधी है तो क्या हुआ, तुम इसके अंधेपन का फायदा तो मत उठाओ। मेरी चाची कहने लगी, खाना सब लोगों के खाने के बाद खत्म हो गया था, इसलिए मैंने इसको परसों का रखा हुआ खराब खाना दे दिया। मैंने सोचा इसे कुछ पता नहीं चलेगा। चाची अपनी अम्मी से बहुत शर्मिंदा हो रही थी। उनकी अम्मी ने कहा, ऐसा मत करो किसी लाचार इंसान के साथ, ऊपर वाला सब देख रहा है, एक न एक दिन तुम्हें भी इसका बदला जरूर देगा। उन्होंने मुझे उठाकर खड़ा किया और चाचा से कहा कि इसे बाजार से कुछ खाने के लिए लाकर दो। घर में सब लोग ही चाची की अम्मी से बहुत डरते थे, क्योंकि वो बहुत कड़े मिजाज की औरत थी। चाची की अम्मी के सामने किसी की भी नहीं चलती थी। उस दिन चाची की अम्मी की वजह से मैं वो सड़ा हुआ खाना खाने से बच गई थी। अगर मैं वो खाना खा लेती तो शायद मैं बीमार हो सकती थी। चाची की अम्मी ने उनको सख्ती से कहा कि ये लड़की जवान हो रही है, इसके लिए अच्छा सा रिश्ता देखकर इसकी शादी कर दो। ये बात सुनकर चाची कहने लगी, लेकिन अम्मी, पहले मैं अपनी बेटियों की शादी करना चाहती हूँ, बाद में इसकी शादी करूँगी, और फिर इस अंधी से शादी कौन करेगा? चाची की अम्मी कहने लगी, ऐसा नहीं कहते, अगर इसकी रोशनी ऊपर वाले ने छीनी है तो वही इसकी आंखों की रोशनी लौटा भी सकता है। तुम अच्छा सा रिश्ता देखकर इसकी शादी कर दो। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसे लोगों से भी शादी करते हैं, और तुम्हारी बेटियां इसकी छोटी बहन है, तो
तो इसीलिए पहले इसकी शादी होनी चाहिए। ये तुम्हारी बेटियों से उम्र में बड़ी है। अगर इसके माँ बाप ने इसे छोड़ दिया है तो क्या हुआ, ऊपर वाले ने तुम्हें ये तौफीक तो दी है कि तुम इसके माँ बाप बनकर इसके सर पर हाथ रखो। चाची की अम्मी बहुत अच्छी औरत थी। वो हमेशा अच्छे और भलाई के रास्ते पर ही चलती थी और दूसरों को भी वही सीख देती थी। फिर अब न जाने चाची को ऐसा क्या हो गया था कि उनका और उनकी बेटियों का बिहेवियर मेरे साथ इतना प्यारा हो गया था कि मुझे सोच सोच कर हैरत ही हो रही थी। मैं समझ गई थी कि इसमें भी चाची की कोई चाल हो सकती है, क्योंकि मैं इस दुनिया की हकीकत जान चुकी हूँ। इस दुनिया की हकीकत खेल तमाशे के सिवा कुछ भी नहीं है। मैं चाची के इतने अच्छे बिहेवियर की वजह जान नहीं पाई थी, इसलिए रोज की तरह मैं नॉर्मल ही रही थी। मैंने सुना था कि इस गांव में कोई अरबी आदमी आया है और लोग उससे बहुत खुश थे, बल्कि वो आदमी इस गांव के सरपंच के घर पर ही ठहरा हुआ था। सुना था कि वो इस गांव के सरपंच के बेटे का दोस्त है और वो अब इस गांव को देखने के लिए आया है। सरपंच का बेटा अरब में काम करने के लिए गया हुआ था। वहाँ पर उसकी दोस्ती इस अरबी आदमी के साथ हो गई, तो ये दोनों साथ इस गांव में आ गए। काफी दिनों से गांव में अरबी आदमी का बहुत जोर शोर हो रहा था। सारे गांव वाले उसकी बहुत खातिर कर रहे थे। काफी दिनों से मुझे चाची भी बहुत खुश नजर आ रही थी। मैं सारा दिन घर की गैलरी में बैठी रहती थी, क्योंकि घर के अंदर तो मुझसे कोई बात नहीं करता था, इसलिए मैं गैलरी में बैठकर अपना टाइम पास करती थी। वहाँ से मुझे शोर की आवाज़ें सुनाई देती थी और आसपास में क्या हो रहा है वो सब कुछ पता चलता रहता था। आवाज़ों से आइडिया लगा लेती थी कि कब क्या हो रहा है। जब रात हो जाती तो अपने कमरे में जाकर सो जाती थी और दिन निकलता तो फिर से गैलरी में रखी हुई कुर्सी पर बैठ जाती थी। चाची अब मुझसे बहुत अच्छे से बात करती, मेरा बहुत ख्याल रखती। अगर उनकी बेटियां मुझे कुछ उल्टा सीधा कहती तो फौरन अपनी बेटियों को डांट दिया करती थी। मुझे लगा कि शायद ये सब कुछ चाची की अम्मी की डांट का नतीजा है। शायद चाची को अपनी अम्मी की बातें समझ आ चुकी हैं। उस दिन जो बातें उन्होंने मेरे बारे में अपनी बेटी को कही थी, तो शायद चाची को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई हो और उनके दिल में मेरे लिए रहम आ गया हो। मैंने सोचा चलो अच्छा है, इतने सालों में ही सही, पर चाची के दिल में मेरे लिए मोहब्बत जाग गई। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं यही सब कुछ सोचते हुए रो रही थी। तभी अचानक मुझे बाहर से किसी के बोलने की आवाज़ आने लगी। बाहर कुछ मर्दों के बोलने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन उन बातों में कहीं न कहीं मेरा नाम भी आ रहा था। मैं ठीक से कोई बात नहीं सुन पा रही थी। मैं धीरे धीरे कमरे की तरफ जाते हुए बातें सुनने की कोशिश करने लगी। पता चला कि गांव के सरपंच हमारे घर में बैठे हुए थे। न जाने वो लोग क्या बातें करके थोड़ी देर के बाद चले गए थे। उनके जाने के बाद फिर चाचा चाची आपस में बातें करने लगे। मैंने सुना कि चाचा जी चाची से कह रहे थे कि अगर मैंने इसकी शादी कर दी तो कहीं ऐसा न हो कि इसकी माँ इस बात का बुरा मनाए और हमें पैसे देना भी बंद कर दे। फिर चाची ने कहा कि इसमें कौन सा इतनी फिक्र करने वाली बात है, हमें वो अरबी आदमी तुम्हारी भाभी से ज्यादा पैसे दे रहा है, तो फिर हम इसे इस अरबी आदमी के हाथों बेच देते हैं और खामोश रहते हैं। हम इसकी माँ को कहेंगे कि कहीं ना कहीं हमने इसकी बेटी की शादी कर दी है। वो जिस तरह से हर महीने पैसे भिजवाती रहती है, इसी तरह से भिजवाती रहेगी। ऐसे करके ये मुसीबत ये हमारे घर से चली भी जाएगी और हमारे पास पैसे भी आते रहेंगे। और अरबी आदमी तो हमें पूरे 5 लाख रुपए दे रहा है, तो फिर हमें इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम खामोशी से इसकी शादी अरबी आदमी के साथ कर देते हैं। वो आदमी काफ़ी दिनों से हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि इस लड़की से मेरी शादी कर दो। अब जब आज अरबी आदमी इससे शादी करने की हमें इतनी बड़ी रकम देने के लिए कहकर गया है, तो इसमें तो हमारा ही फ़ायदा है। वो इसे यहाँ से लेकर भी जा रहा है और साथ साथ 5 लाख रुपए की रकम भी हमें देकर जा रहा है। इससे अच्छी हमारे लिए कोई बात नहीं हो सकती। मैं तो कहती हूँ कि खामोशी से इसका निकाह अरबी आदमी के साथ करवा दो। इसे कुछ पता भी नहीं चलेगा। इसे हम यही कहेंगे कि हम तेरी शादी गांव के ही किसी लड़के के साथ करवा रहे हैं, और फिर संधि को क्या पता कि कौन अरबी आदमी है और कौन गांव का है। मेरे चाचा जी कहने लगे, तुम कह तो ठीक रही हो, तो फिर हम ऐसा ही करते हैं। अब मैं समझ गई थी कि इतने दिनों से चाची जी का बिहेवियर मेरे साथ इसीलिए अच्छा चल रहा था। वो अरबी आदमी चाची से मेरा रिश्ता मांग चुका है। अब मुझे समझ आया था कि मैं तो अपने चाचा चाची के लिए बड़ी कीमती चीज़ हूँ। मेरे होने से उनका कोई नुकसान नहीं है। हर महीने उनके पास 20,000 रुपये आते हैं और अब साथ ही साथ अब तो मेरी शादी पर भी उनको 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं। मैं उनकी चाल को समझ गई थी। वो मेरी इतनी आसानी से किसी दूसरे से शादी नहीं करा सकते
और अब वो पैसों के लालच में आकर अरबी आदमी से मेरी शादी करवा भी देंगे तो मेरे घर वालों को ये भी नहीं बताएंगे कि मेरी शादी हो चुकी है। इस दुनिया में कोई किसी का अपना नहीं है सिवाय पैसे के। ये बात आज मुझे इन लोगों ने लालच से सिखा दी थी। मैं खामोशी रही थी। मैंने अपनी जुबान से एक शब्द भी नहीं निकाला था। 2 दिन बाद मुझे घर में बहुत चहल पहल की आवाज़ आ रही थी। मैंने चाची से सबकी वजह पूछी तो वो कहने लगी, आज तुम्हें देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। मैं बहुत हैरान हो गई थी। मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा था? मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं इन लोगों के बीच अपनी मर्जी नहीं चला सकती थी। और सबसे ज़्यादा गुस्सा तो मुझे उस अरबी आदमी पर आ रहा था जिसने मेरी कीमत मेरे चाचा चाची से लगा दी थी। एक बार भी किसी ने मेरी मर्जी पूछने की कोशिश तक नहीं की थी। मैंने चाची से पूछा, कैसे लोग हैं जो हमारे घर पर आ रहे हैं? मेरी चाची कहने लगी, मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ। मैंने कहा, पर मुझसे शादी कौन करेगा? चाची ने कहा कि एक बेचारा गरीब लड़का है, वो तुम्हारी आंखों की रोशनी पर नहीं बल्कि तुम्हारी खूबसूरती पर फिदा हुआ है। वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा और तुम हम लोगों से दूर भी नहीं रहोगी, इसी गांव में रहोगी। बस मुझे तो खुशी इस बात की हो रही है कि तुम्हारा घर बस जाएगा। मैं तुम्हारा घर बसता हुआ देखना चाहती हूँ बेटी। बाद में ही मैं अपनी बेटियों की शादी करूँगी, पहले तुम्हारी शादी धूमधाम से कर दूँ। मेरी बेटियों का क्या है, वो तो बिल्कुल ठीक है, उनकी शादियाँ तो आसानी से कहीं ना कहीं पर हो जाएंगी। ये रिश्ता बड़ी मुश्किल से मिला है बेटी। अगर ये रिश्ता भी हमारे हाथ से चला गया तो तुम्हारे रिश्ते में बहुत दिक्कत आएगी और तुम सारी जिंदगी इसी तरह से कुंवारी बैठी रहोगी। मैंने चाची से कहा, चाची आप इस रिश्ते के लिए इनकार कर दो, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। चाची को उम्मीद नहीं थी कि मैं रिश्ते से इनकार भी कर सकती हूँ। उन्हें तो मैं बहुत सीधी लगती थी। मैं नहीं करूँगी ऐसे लड़के से शादी जिसको मैं जानती तक नहीं थी। चाची कहने लगी, नहीं सलीना, लड़का बहुत अच्छा है और तुम्हें बहुत खुश रखेगा। फिलहाल मैं खामोश हो गई थी। मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती थी, इसीलिए इसी को मैंने अब अपना नसीब समझ लिया था। मैं दिन रात रोती रहती थी क्योंकि मेरे लिए एक अच्छी बात ये भी थी, मेरी इस घर से जान छूट रही थी। लेकिन मेरे दिल में एक डर ये भी था कि मैं अब किसी नई मुसीबत में तो फंसने नहीं जा रही हूँ। उस अरबी आदमी ने मेरी चाची से ये कह दिया था कि उसे दहेज में कुछ नहीं चाहिए। ये बात सुनकर तो मेरे चाचा चाची और भी ज्यादा खुश हो गए थे। यही वजह थी कि मेरी शादी बिना किसी रुकावट के हो रही थी। मेरी शादी की तारीख भी तय हो चुकी थी। मैं इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। शादी से एक रात पहले मैंने चाची और उनकी बेटी को आपस में बातें करते हुए सुना था। चाची की बेटी कह रही थी कि अम्मी, तुम इतने अमीर आदमी की शादी सलीना से क्यों करवा रही हो? चाची अपनी बेटी से कहने लगी, तुम्हें क्या पता कि इस शादी से हमारा कितना फायदा है। मैं सब कुछ समझ रही थी कि चाची किस फायदे की बात कर रही है। मेरा निकाह सादगी से उस अरबी आदमी के साथ हो गया था और मैं विदा होकर उस अरबी आदमी के घर चली गई थी। अभी तो वो अरबी आदमी इस गांव में ही रह रहा था। मुझे नहीं पता था कि वो देखने में कैसा है, लेकिन मैंने सुना था कि अरबी आदमी एक साथ कई शादियां करते हैं। उनका दिल कभी एक औरत से नहीं भरता और वो लोग अच्छी लड़कियां खरीदकर अपने शहर में भी ले जाकर बेच देते हैं। मुझे शक्ल सूरत से कोई मतलब नहीं था, बस मैं ये चाहती थी कि मेरा होने वाला पति मुझे प्यार दे, इज्जत दे, अपने घर में जगह दे। और मुझे पता था कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इस अरबी आदमी ने मेरी चाची से मुझे खरीदा था। अगर इसने मुझे खरीदा है तो ये मुझे आगे भी तो बेच सकता है। मैं दुल्हन बनी हुई कमरे में बैठी थी, तभी अचानक मुझे कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। कोई मेरे बराबर में आकर बैठ गया। उसने मुझे सलाम किया। मैं समझ गई थी कि ये अरबी आदमी है और यही मेरा पति है जिससे मेरी शादी हुई है। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। खैर, थोड़ी देर के बाद जब मेरे पति ने मेरा घूंघट उठाया तो उसने मेरी खूब तारीफ करनी शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही उसने मुझे छूने की कोशिश की, मेरे शरीर को करंट लग गया और मैं झट से पीछे हट गई थी। मुझे इस आदमी से घिन आ रही थी। उसने कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मुझसे इस तरह से दूर कैसे जा रही हो? मैंने कहा, तुम मेरे पति नहीं हो, मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती। तुमने मुझे खरीदा है, उस हिसाब से मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हुई। तुम सब लोगों ने मेरे अंधेपन का फायदा उठाया है। ये कहते हुए मैं जोर जोर से रोने लगी। वो कहने लगा, नहीं, मैं तुम्हारा पति हूँ, मैंने तुमसे शादी की है। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, एकदम झूठ। मैंने कहा, मुझ जैसी अंधी लड़की से कोई भी इतनी आसानी से शादी नहीं कर सकता। और भला कोई अंधी लड़की से शादी क्यों करेगा? किसी को अपनी जिंदगी में अंधेरा थोड़ी लाना है। और फिर तुम तो इतने अमीर आदमी हो,
तुम्हें तो ना जाने कितनी लड़कियां मिल सकती हैं। आखिर तुमने मुझसे ही शादी क्यों की? तुम एक फरेबी इंसान हो और तुम लड़कियों को खरीदने और बेचने का धंधा करते हो। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान गई हूँ। मैं तो उसी दिन सब कुछ जान गई थी जिस दिन तुमने मेरी चाची को 5 लाख रुपए देने का वादा किया था। वो कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें याद होगा, तुम अपने घर की गैलरी पर बैठी रहती थी जब मैं अपने दोस्त के साथ इस गांव में टहलने के लिए जाता था। तब तुम्हारा घर रास्ते में पड़ता था और मैं तुम्हें गैलरी में मायूस बैठा हुआ देखता रहता था। मेरा दिल तभी से तुम पर आ गया था और मैंने ठान लिया था कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। मुझे तुम्हें देखते ही ऐसा लगा था जैसे तुम ही वो इंसान हो जो मेरे दिल को देखते ही पसंद आ गई हो। मैंने तुम्हारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। मुझे तुम्हारे अंधेपन से कोई एतराज़ नहीं है। मुझे इस गांव में आए हुए पूरा 1 महीना हो गया और पहले दिन से ही मैं तुम्हें गैलरी में बैठा हुआ देख रहा हूँ। रोज़ तुम्हें गैलरी में बैठा हुआ देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता था, क्योंकि मुझे तुम्हारा चेहरा देखने को मिल जाता था। इसलिए मैंने सरपंच जी से कहकर तुम्हारे घर पर रिश्ता भिजवा दिया, लेकिन तुम्हारे चाचा ने इस शादी से इनकार कर दिया। लेकिन मैं तो तुमसे ही शादी करना चाहता था। गांव के कुछ लोगों से मुझे पता चला कि तुम्हारे चाचा चाची बहुत लालची लोग हैं, इसलिए मैंने उन लोगों को 5 लाख रुपए देने का लालच दिया, जिसकी वजह से उन लोगों ने तुम्हारी शादी मेरे साथ कर दी। मैं जोर जोर से रोने लगी। मैंने कहा, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो कि तुमने मुझे गैलरी में देखा। मैं तुम्हें अच्छी लगी तो तुमने सोचा कि इसे अपने देश जाकर बेच दूंगा। तुम्हारे देश में तो 5 लाख रुपए क्या, तुम्हें मेरे शरीर के 5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। सब लोगों ने मिलकर मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारी चालबाजियों में आ जाऊंगी? तुम एक अरबी आदमी हो और अरबी लोगों का यही काम होता है। एक से दिल नहीं भरा, दूसरी खरीद ली, दूसरी से दिल नहीं भरा तो तीसरी खरीद ली। तुम लोगों के पास जितना पैसा होता है इतनी ही औरतें होती हैं। मुझसे दूर रहना, मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। अगर तुमने धोखे से भी ऐसा किया तो मैं अपनी जान ले लूंगी। वो कहने लगा, सलीना, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं अरबी हूँ तो क्या हुआ, मैं हूँ तो एक इंसान ही। मेरे सीने में भी दिल धड़कता है। मैं उसकी बात सुनकर जोर जोर से चिल्ला रही थी। मुझे उससे नफरत हो रही थी। मैंने कहा, तुम शरीफ इंसान नहीं हो, तुम मौके का फायदा उठाने वाले इंसान हो। वो अरबी आदमी कहने लगा, मैं मौके का फायदा उठाने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं इतना बुरा नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझ रही हो। मैं दूसरों की जैसा नहीं हूँ। तुम मुझे ऐसे लोगों के साथ मिला रही हो जो औरतों को खरीदता है, लेकिन मैं उनमें से बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने कहा, अगर ऐसा नहीं है तो तुमने मुझसे सीधी तरह शादी क्यों नहीं की? तुमने भी तो मेरी कीमत लगाई है। उस अरबी आदमी ने फिर से वही बात कही। मैंने तुम्हारे घर पर रिश्ता भेजा था तो तुम्हारे चाचा चाची ने मना कर दिया था। अब बताओ मैं क्या करता? मैं उनको पैसे देने पर मजबूर हो गया था, क्योंकि मुझे तुम्हें हासिल करना था। खैर रहने दो, तुम मुझे गलत समझती हो, गलत समझती रहो, तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं रोते हुए उससे कहने लगी कि तुम कमरे से चले जाओ, मुझे और परेशान मत करो। वो खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया था। फिर शायद सारी रात वो कमरे के अंदर आया ही नहीं था। उस रात मुझे रोते हुए दिन निकल आया था। मैं वहीं कमरे में ही बैठी रही थी। मैंने खड़े होने की कोशिश की क्योंकि मुझे बहुत तेज प्यास लग रही थी और मुझे पानी पीना था। मैं 2-3 कदम ही आगे चली थी कि अचानक गिर गई। मुझे अपनी फूटी हुई किस्मत पर बहुत रोना आ रहा था और साथ ही साथ अफसोस भी हो रहा था। मैंने कसम खा ली थी कि मैं पलटकर कभी अब चाचा चाची के घर नहीं जाऊंगी। मेरे साथ जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं अब कभी अपने किसी रिश्तेदार से किसी तरह की मदद नहीं मांगूंगी। मेरे माँ बाप ने ही कभी मुझे नहीं समझा तो मेरे चाचा चाची भला मुझे क्या समझते, जिन्होंने मुझे चंद पैसों के लिए इस आदमी के हाथ बेच डाला है। अपने अब्बा अम्मा से भी मुझे बहुत शिकायत थी, जिन्होंने मुझे अपने झगड़े की वजह से इन लोगों के पास भेज दिया था। मेरे अब्बा ने अम्मा से झगड़ा इस वजह से किया था कि वो मुझे घर में अकेला छोड़कर कहीं चली गई थी, लेकिन गलती इसमें सिर्फ मेरी अम्मा की ही नहीं, अब्बा की भी थी। अगर अम्मा मुझे छोड़कर बाजार चली गई थी तो अब्बा तो मुझे सारी जिंदगी के लिए ही अकेला करके चले गए थे। मैं उनका इंतज़ार करते करते जवान हो गई, लेकिन वो मुझे कभी लेने ही नहीं आए। और अम्मा, वो तो हर महीने मेरे खर्चे के पैसे भेजती रहती, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता था कि औलाद को पैसों की नहीं बल्कि प्यार मोहब्बत की ज़रूरत होती है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने माँ बाप के प्यार की होती है। इस दुनिया में कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, कोई इस दुनिया में मेरा अपना नहीं है। मेरे अंदर लोगों के ऊपर भरोसा करने की सारी हिम्मत ख़त्म हो गई है।
फिलहाल मैं घर में ही रहती थी। जब से वो अरबी आदमी घर में आता जाता रहता था, वो मुझसे किसी तरह की कोई बात नहीं करता था। वो मेरे आगे खाना रखकर कहता, तुम्हारे आगे खाना रखा हुआ है, खा लो, और अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। मैं उससे कोई बातचीत नहीं करती थी और खामोशी से खाना खा लिया करती थी। एक दिन मेरा पति मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, मैंने तुम्हारा सामान पैक कर दिया है, हमारी टिकट भी कंफर्म हो गई हैं, हम आज रात की फ्लाइट से यहाँ से निकल जाएंगे। मुझे पता था एक न एक दिन ये दिन ज़रूर आना था। अब ये आदमी मुझे लेकर जाएगा और मुझे किसी के हाथ बेच देगा। मेरी किस्मत में यही लिखा हुआ था। अब मेरे पास इस सब को बर्दाश्त करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मैं चुपचाप उसकी बात सुनती रही थी और वो मुझे सऊदी अरब लेकर जा रहा था। हम लोग सऊदी अरब पहुंच चुके थे। वो अरबी आदमी मेरा हाथ पकड़कर किसी घर में ले गया। वहां जाने के बाद मुझे कुछ औरतों और आदमियों के बोलने की आवाज़ आ रही थी। घर के अंदर जाते ही उस अरबी आदमी ने मुझसे कहा, सलाम करो सलीना, ये मेरा घर है, मैं तुम्हें अपने घर लेकर आया हूँ। मैंने सलाम किया तो वहाँ पर एक बूढ़ी औरत की आवाज़ आने लगी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पति की अम्मी हूँ, इसका नाम अयान है और ये मेरा बेटा है, ये तुम्हारा ससुराल है बेटी, इस घर में तुम्हें हम लोग बहुत प्यार करेंगे। फिर एक एक करके मुझे इस घर के हर मेंबर ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन वहाँ पर एक लड़की मौजूद थी जो कि अयान की बहन थी। उसका नाम साइमा था। मुझे आवाज़ आ रही थी कि उसने अयान से कहा, तुम ये कैसी लड़की उठाकर लाए हो? अगर हिंदुस्तान की किसी लड़की से शादी की थी तो किसी ढंग की लड़की से ही शादी कर लेते, ये लड़की तो अंधी है। वो अरबी आदमी खामोशी से अपनी बहन से कहने लगा, चुप कर जाओ, ये मेरी पत्नी है, मेरी इससे शादी हो चुकी है और मैंने अपनी मर्जी से इससे शादी की है। मैं खामोश रही थी। मैं समझ गई थी कि उसकी बहन को मैं पसंद नहीं आई हूँ। वो मुझे कमरे में लेकर चला गया। वहाँ जाने के बाद मुझसे कहने लगा, तुम्हें यहाँ पर किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होगी, ये मेरा घर है और मेरी फैमिली यहाँ पर रहती है। तुम्हें अगर कोई भी काम हो मेरी बहनों या फिर मेरी अम्मी से कह सकती हो। मैंने कहा, तुम्हारा नाम अयान है, तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया। कहने लगा, तुमने कभी मेरा नाम पूछा ही नहीं। मैंने कहा, जो फ्रॉड लोग होते हैं वो सबसे पहले अपना असल नाम छुपाते हैं। वो कहने लगा, ये मेरा असली नाम ही है, मुझे कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला कि मैं तुम्हें अपना नाम बता सकूं। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। मैंने कहा, मैं कैसे यकीन कर लूं तुम्हारी बात का, और मैं तो अंधी हूँ, मुझे क्या पता तुम मेरे अंधेपन का फ़ायदा उठा रहे हो। क्या पता ये तुम्हारा घर न हो, कोई कोठा हो, या फिर वो तुम्हारे घर के लोग न हों। ये औरतें जो ये बोल रही हैं वो तुम्हारी माँ या फिर बहनें ना हों, वो इस कोठे में ही रहने वाली औरतें हों। मेरी आंखों के अंधेरे में मुझे क्या पता चलेगा कि यहाँ पर कौन है और क्या नहीं। तुम आसानी से मेरा फ़ायदा उठा सकते हो। तभी वो अरबी आदमी चिल्लाते हुए कहने लगा, बकवास बंद करो अपनी, ऐसा कुछ नहीं है। और ये कहकर उसकी आवाज़ आनी बंद हो गई थी। शायद वो कमरे से बाहर चला गया था। मैं बस यही सोचती रहती थी कि काश ये सच कह रहा हो और मैं जैसा सोचती हूँ वैसा बिल्कुल ना हो, क्योंकि अगर मुझे सच में इस आदमी ने कहीं बेच दिया तो मेरी आने वाली ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। गुजरी हुई ज़िंदगी तो मेरी बर्बाद हो ही चुकी। आखिर मैं कब तक इतनी परेशानियाँ झेलूँ? हर चीज़ मुझे मेरे कमरे में ही दी जा रही थी। एक दिन साइमा मेरे पास आई और कहने लगी, चलो मैं तुम्हें बाहर लेकर चलती हूँ। मैंने कहा, क्या अंदर क्या बाहर? मैं अपनी आंखों से कुछ नहीं देख सकती, इसलिए मुझे इसी कमरे में रहने दो। वो मुझसे बाहर चलने की जिद करने लगी। कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम कुछ देख नहीं सकती बल्कि महसूस तो कर सकती हो। तभी अचानक अयान बीच में आ गया और कहने लगा, ये कहीं नहीं जाएगी, ये घर में ही रहेगी, बल्कि ये मेरे साथ बाहर जाएगी, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। मैं घबरा गई थी कि अयान ने ऐसा क्यों कहा। साइमा कहने लगी, चलो ठीक है, तुम अयान के साथ चली जाना। ये कहकर वो कहीं चली गई। अयान ने कहा कि तुम बाहर जाना चाहती हो, मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगा, रुको मैं कपड़े बदल लेता हूँ। मैं बेड पर बैठी हुई अयान के आने का इंतजार कर रही थी और अजीब अजीब तरह की सोच में खोई हुई थी। तभी अचानक मुझे किसी के धीरे धीरे बोलने की आवाज़ आने लगी। कोई मेरे बारे में बात कर रहा था, कोई मेरा नाम ले रहा था। मुझे कुछ कन्फ्यूज़न होने लगी, इसलिए मैं धीरे धीरे कदमों से चलती हुई उस आवाज़ का पीछा करने लगी। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि अयान ही किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। वो फ़ोन पर कह रहा था कि तुम फिक्र मत करो, मैं इंडिया से उसे लेकर आ गया हूँ, अब बाकी का काम तुम्हें करना है, तुम्हें ही उसे संभालना है। मैं आज से ही उसे तुम्हारे पास लेकर आ रहा हूँ, बल्कि मैं थोड़ी ही देर में ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ।
ये सब सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। कहीं ये सच में मुझे बेचने तो नहीं जा रहा। मुझे डर लगने लगा था और यही वजह हो सकती है कि इसने मुझे सायमा के साथ जाने से रोक दिया, क्योंकि ये मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहता है। मैं वापस धीरे धीरे कदमों से बेड पर जाकर बैठ गई और मैं ऊपर वाले से दुआ करने लगी। तभी अयान आया और कहने लगा, चलो मैं तैयार हो गया हूँ। मैंने उसे जाने से मना किया कि मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन उसने कहा मैं तुम्हें लेकर जाना चाहता हूँ। मैं उससे कहने लगी कि मैं शोर मचा दूंगी अगर तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की तो मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। तो उसने कहा कि ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा घर है और यहाँ पर मेरी मर्जी चलती है। वो मेरा हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ गाड़ी में बैठाकर ले गया। मुझे लगा कि मुझे इस इंसान के साथ यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं बहुत बुरी तरीके से रो रही थी, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी और वो मुझे न जाने कहाँ ले गया। वो मुझे कहीं लेकर आया था जहाँ पर उसके साथ एक आदमी के बोलने की आवाज़ आ रही थी। मैं बहुत डर रही थी। शायद मुझे किसी कमरे में ले जाया गया था और वहाँ पर उस कमरे में वो आदमी मौजूद था जिसके पास मुझे लाया गया था। वो आदमी मेरे चेहरे को छू रहा था। मुझे उससे बहुत उलझन हो रही थी और वो बार बार मेरी आंखों को छूने की कोशिश कर रहा था। मैं बार बार ऊपर वाले से दुआ कर रही थी कि मुझे बचा लो। थोड़ी देर के बाद अयान मुझे वापस अपने घर लेकर आ गया था। मैं कुछ समझ नहीं पाई थी, बस मैंने ये शुक्र किया था कि अच्छा हुआ मेरी जान बच गई। मुझे अब यहाँ पर रहते हुए 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन मैं नोटिस कर रही थी कि अयान चुप चुप के फ़ोन पर मेरे बारे में बातें किया करता था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि उसने मुझे अभी किसी के हाथ नहीं बेचा, वो बाद में मुझे किसी के हाथ बेच दे। हो सकता है वो जिस आदमी के पास मुझे लेकर गया था उसे मेरे अंधेपन के बारे में पता चल गया हो और उसने मुझे अयान से ख़रीदा ही ना हो। तभी तो अयान मुझे वापस अपने साथ लेकर आ गया था, लेकिन अब ऐसा हर दूसरे तीसरे दिन होने लगा। अयान मुझे जब जब अपने साथ लेकर जाता मुझे एक डर लगा रहता था कि आज कहीं मेरी इज्जत पर दाग न लग जाए। लेकिन हर बार ही वो मुझे किसी आदमी के पास लेकर जाता और वो आदमी मेरे चेहरे को छूकर देखता और थोड़ी देर के बाद अयान मुझे अपने साथ लेकर अपने ही घर पर वापस आ जाता था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मुझे अयान से दिन ब दिन नफरत बढ़ती चली जा रही थी। मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि मैं समझ रही थी कि हर बार मेरे अंधे होने की वजह से वो मुझे बेच नहीं पाता है। एक दिन मैंने अयान से कहा, तुम मुझे हर दूसरे तीसरे दिन कहाँ पर लेकर जाते हो और वो कौन आदमी होते हैं जो मुझे बार बार छू छू कर देखते हैं? अगर तुम मेरे पति होते तो कभी अपनी पत्नी को ऐसे दूसरे मर्दों के हवाले नहीं करते। मैं जानती हूँ तुम मेरी खूबसूरती दिखाने के लिए उन लोगों के पास मुझे लेकर जाते हो और जब उन लोगों को पता चलता है कि मैं अंधी हूँ और फिर वो लोग मुझे तुमसे खरीदते ही नहीं। सच कहूँ तो मुझे खरीद कर तुम्हारा बहुत नुकसान हुआ। अयान कहने लगा, तुम ऐसा ही समझ लो, कल मैं तुम्हें बेचने जा रहा हूँ। मैं उसकी ये बात सुनकर बहुत डर गई और कहने लगी, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? वो कहने लगा, अभी तक तो मैंने तुम्हें नहीं बेचा था, लेकिन कल मैं तुम्हें सच में बेचने जा रहा हूँ। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया तो। दूसरा दिन निकल आया था। अयान अपने कहने के मुताबिक मेरा ज़बरदस्ती हाथ पकड़कर मुझे न जाने गाड़ी में बिठाकर कहाँ पर लेकर चला गया था। आज मुझे बहुत सारे मर्दों के बोलने की आवाज़ आ रही थी। मैं अयान से कह रही थी, मुझे जाने दो, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। तभी किसी ने मेरे मुंह पर टेप लगा दिया। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। आज मुझे अफसोस हो रहा था कि ये दुनिया लाचार इंसान का बहुत गलत फ़ायदा उठाती है। फिर अचानक किसी ने मेरे हाथ में सुई चुभो दी और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि मेरे साथ क्या हुआ। मुझे लगभग 5 दिन के बाद होश आया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आंखों पर कोई वजन रखा हुआ है। किसी ने मेरी आंखों पर हाथ लगाया और उसने मुझसे कहा कि धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। मैंने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली तो ये देखकर मैं हैरान रह गई थी कि मैं तो सच में अपने सामने खड़े हुए इंसान को देख रही थी। ये एक आदमी था, ये कोई और नहीं बल्कि ये डॉक्टर था। फिर मैंने उस कमरे में मौजूद बाकी लोगों को देखा। इन सब लोगों को मैंने पहली बार देखा था, लेकिन मैं सबकी आवाज़ अच्छे से पहचान सकती थी। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे। वो बूढ़ी औरत मेरे पास आकर बोली तो मैं उसकी आवाज़ पहचान गई कि ये अयान की अम्मी है। सायमा भी मेरे करीब आकर बोलने लगी थी। मैं सायमा की आवाज़ भी पहचान गई थी कि ये सायमा है। और सबसे अच्छी बात ये कि जब अयान मेरे करीब आकर मुझसे बात करने लगा तो मैं उसे भी पहचान गई थी।
अयान को देखकर मैं हैरान रह गई थी कि अयान बहुत खूबसूरत और कम उम्र का लड़का था, जिसे मैं अभी तक अरबी आदमी समझती आई थी। अयान मुझे देखकर कहने लगा, लो मैंने तुम्हें बेच दिया। मैं समझ गई थी कि उसने मेरे साथ क्या किया था। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें गलत समझती रही। अयान ने बताया कि उसने जब से मुझे पहली बार देखा था तब से ही उसे मुझसे प्यार हो गया था, और जब उसे पता चला कि मैं अंधी हूँ और इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं, तब से उसे मुझसे और भी ज़्यादा प्यार हो गया और उसने अपने दिल में ठान लिया कि वो मुझे सऊदी अरब लेकर जाएगा और मेरी आंखों का ऑपरेशन करवाएगा। अयान मुझे हर बार किसी आदमी के पास नहीं लेकर जाता था, बल्कि वो तो मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाता था और वो डॉक्टर से ही मेरे बारे में बातें करता था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं आज अपनी आंखों से इस हसीन दुनिया को देख सकती हूँ, और जिस इंसान ने मुझसे शादी की उसने मेरे साथ कोई धोखा नहीं किया, बल्कि उसने मेरी आंखों की रोशनी मुझे वापस करा दी। आज उसी की वजह से मैं इस दुनिया को देख सकती थी। अयान के साथ साथ उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी थी कि जिन लोगों ने एक अंधी लड़की को एक्सेप्ट कर लिया था। जब मैं पूरी तरह से रिकवर हो गई तो अयान मुझसे कहने लगा, अब मैं तुम्हें इस दुनिया की सबसे हसीन चीज़ और सबसे खूबसूरत जगह लेकर जाना चाहता हूँ। अयान मुझे हिंदुस्तान लेकर आ गया और यहाँ पर मुझे एक घर में लेकर आया। उस घर के अंदर कोई लंगड़ी सी औरत बैठी हुई थी। अयान ने मुझे बताया कि ये तुम्हारी अम्मी है। मैंने कभी अपनी अम्मी की शक्ल को नहीं देखा था, लेकिन जब उन्होंने मुझसे बात की तो मैं उनकी आवाज़ सुनकर ही पहचान गई थी कि ये मेरी अम्मी है। वो मुझे गले लगाना चाहती थी। जब उन्हें पता चला कि मेरी आंखों की रोशनी आ गई तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। वो मुझसे गले लगना चाह रही थी, लेकिन मैं उनके गले नहीं लगी। मैंने उनसे कहा कि आपकी ये हालत कैसे हो गई? उन्होंने मुझे बताया कि मैंने तुम्हारे साथ जैसा किया, ऊपर वाले ने मेरे साथ उसका वैसा ही बदला लिया। तुम्हारे अब्बा तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। मैंने तुम्हारे अब्बा के मरने की खबर सुनने के बाद एक अमीर आदमी से शादी कर ली थी और वही आदमी तुम्हारे खर्चे के पैसे भिजवाया करता था। लेकिन एक दिन मेरा उस आदमी के साथ भी झगड़ा हो गया और गुस्से में आकर उसने मेरी एक टांग तोड़ दी और उसने मुझे तलाक देकर छोड़ दिया। उस दिन मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था कि अगर मेरी बेटी होती तो वो मेरा सहारा बनती। मैं अकेली इस घर में रहती हूँ और अपना कोई ना कोई जेवर बेचकर अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए तुम्हारे खर्चे के पैसे भेजा करती थी। मैंने अम्मा को बताया कि अफसोस, आप मेरे लिए सिर्फ पैसे ही भेजती रह गई और यहाँ मेरी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आ गया। अम्मा ने कहा कि मुझे माफ़ कर दो बेटी। मैंने उनको माफ़ तो कर दिया, लेकिन ना तो मैं उनके गले लगी और ना ही मैंने उनसे कोई हमदर्दी जताई। मैं उनको छोड़कर आ गई। अयान ने कहा कि तुम अपने माँ बाप से मिलने के लिए बहुत तरस रही थी, मैं इसीलिए तुम्हें यहाँ लेकर आया था। मैंने कहा, ये लोग मेरे माँ बाप नहीं हैं। अगर ये मेरे माँ बाप होते तो अपनी अंधी बेटी की बहुत फिक्र करते। अब मैं ठीक हो गई हूँ, मुझे इन लोगों की कोई ज़रूरत नहीं। अयान ने कहा, अच्छी बात है, तुम मेरे साथ चलो और मेरे साथ ही रहना। मैं वापस अयान के साथ सऊदी अरब चली गई और अब मैं अपने पति के साथ सऊदी अरब में ही रहती हूँ। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। ऊपर वाले ने देर से ही सही पर मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कभी अपने झगड़ों के बीच अपने बच्चों को न लाएं और उनकी आने वाली ज़िंदगी को बर्बाद न करें, वरना हर बच्चे की ज़िंदगी दूसरे लोगों के हाथों इसी तरह बेकार हो जाएगी जैसे कि मेरी हो गई थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।